सरकारी स्कूलों में अक्सर ये कहते हुए सुना जाता है या समाज में चर्चाएं होते सुना जाता है, मीडिया में भी अक्सर चर्चाएं होते सुना जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। प्रथम जो स्टूडेंट आया है वो सरकारी स्कूल का है। अभी पीछे परिवार पहचान पत्र में सभी टीचरों की ड्यूटी लगा रखी थी। अध्यापक का काम, एक शिक्षक का काम क्लासरूम के अंदर है, उससे क्लासरूम के अंदर काम लो आप। हमने बार बार कहा है कि एक क्लस्टर पे सिम दो, कलरक दो, उसकी ड्यूटी लगाओ। उसका स्पष्ट ऑर्डर है कि टीचर गैर शैक्षणिक कार्य बीएलओ ड्यूटी नहीं करेगा। हरियाणा सरकार 2016 में ट्रांसफर पॉलिसी लेके आई थी। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का नाम दिया गया। श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये भारत की सबसे बढ़िया ट्रांसफर पॉलिसी है। 2014 में प्राइमरी स्कूलों के लगभग 3,500 जो पार्ट टाइम स्वीपर थे उनको पक्का किया गया था। पक्का होने के बाद वो प्राइमरी स्कूल में नहीं रहते, वो हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में चले जाते हैं। 2014 से लेकर अब तक हम डिमांड करते आए हैं कि पार्ट टाइम स्वीपर दो, पार्ट टाइम स्वीपर दो। धरने प्रदर्शन भी किए कि ना तो पीटीआई है, ना कोई ऐसा कोर्ट है कि जहाँ बच्चों को अच्छी से खिलाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, जहाँ हरियाणा ये कहता है कि दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा, और स्पोर्ट्स के अंदर ओलंपिक में भी, कॉमनवेल्थ में भी हर जगह हरियाणा का नाम है। आज का हमारा विषय है शिक्षा, स्कूल, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूलों में अक्सर ये कहते हुए सुना जाता है या समाज में चर्चाएं होते सुना जाता है, मीडिया में भी अक्सर चर्चाएं होते सुना जाता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, बच्चे पढ़ नहीं पाते। यदि बच्चों को पढ़ाई करानी है तो प्राइवेट स्कूलों में ही भेजा जाना चाहिए, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पाती। सरकारी स्कूलों के अपनी तमाम तरह की प्रॉब्लम है, प्रशासन उनको समय पर ठीक नहीं करता, इसलिए दिक्कतें आती है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमने इन्वाइट किया है तरुण जी को, जो राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है। आज उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह की बातें हैं, किस किस तरह की बाध्यताएं रही हैं और अन्य क्या बात रही है कि सही तरीके से पढ़ाई सरकारी स्कूलों में हो नहीं पाती है। तरुण जी, आपका बहुत स्वागत है पत्रिका संवाद में। तरुण जी, अक्सर ऐसी बात चर्चाएं चलती रहती है, सब जगह सुनने को मिलती है कि सरकारी स्कूलों में टीचर पढ़ाते नहीं है। इस ना पढ़ाने के पीछे कौन सा कारण रहा है और कौन सी बाध्यताएं आपकी होती है, कौन सी मजबूरियां होती है कि आप पढ़ा नहीं पाते बच्चों को? डॉक्टर साहब नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जहाँ तक बात है सरकारी स्कूल के टीचर ना पढ़ाने की, ये बिल्कुल भ्रम की एक स्थिति बनाई हुई है। क्योंकि ये स्पष्ट है कि जहाँ टीचर की एबिलिटी पूरी है, अभी उदाहरण है हरियाणा विद्यालय बोर्ड का कि जो प्रथम जो स्टूडेंट आया है वो सरकारी स्कूल का है। लेकिन जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो विभाग की हैं चाहे सरकार की हैं, वो बाध्य करती हैं कि जहाँ शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आती है। बहुत से ऐसे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है गैर शैक्षणिक कार्य। जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा है, उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि टीचर क्या काम करेगा। उसमें लिख रखा है कि टीचर इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन ड्यूटी देगा, जनगणना में ड्यूटी देगा, राष्ट्रीय कोई आपदा आ जाती है उसमें ड्यूटी देगा, इसके अलावा कोई भी कार्य नहीं करेगा। और निदेशालय द्वारा भी यूनियन ने लेटर जारी करवा रखा है कि टीचर इसके अलावा काम नहीं करेगा। लेकिन पूरे हरियाणा में 50% जेबीटी बीएलओ है। जो बच्चों का काम क्लासरूम में हमें करना था, वो हमें वोटर लिस्ट देके गांव में काम करवाया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात देता है कि इसी में उल्लास कार्यक्रम, जबकि उल्लास जो नियम है उसके 24-25 पेज पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो टीचर है, उल्लास का कार्यक्रम है। हमारे दर्शकों को स्पष्ट रूप से उल्लास कार्यक्रम है कि जो 14 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति यदि अनपढ़ है तो उसको साक्षर करना है। जो काम हमारा क्लासरूम में है और उल्लास के अंदर भी स्पष्ट है कि ये काम वॉलंटरी है। अब टीचर घर से तो आके शाम को काम करवाएगा नहीं, और लगभग 60% जो महिलाएं शिक्षिका हैं उनको
स्कूल टाइम बाद घर जाते जाते भी आधा घंटा 1 घंटा, और जो दूर राज क्षेत्र में है शाम हो जाती है। अब वो किस टाइम उल्लास का कार्य करवाएं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी पीछे परिवार पहचान पत्र में सभी टीचरों की ड्यूटी लगा रखी थी। अब टीचर ये कार्य करें, हमने बार बार सरकार को, विभाग को कहा है, धरने प्रदर्शन भी किए हैं कि एक अध्यापक का काम, एक शिक्षक का काम क्लासरूम के अंदर है, उससे क्लासरूम के अंदर काम लो आप, तभी गुणवत्ता शिक्षा है वो जो आएगी। इसी के अंदर मैं और जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि सबसे बड़ा ऑनलाइन जेबीटी टीचर के पास ना तो कलरक है, ना कोई कंप्यूटर टीचर है। अधिकतर विद्यालयों में, खासकर ग्रामीणों में जहाँ संख्या कम है, वहाँ सिंगल टीचर है या 2 टीचर हैं। अब वो डेली के डेली हर रोज मेरे पास फोन में भी है डॉक्टर साहब, विभाग चाहे तो चेक कर सकता है, एक लिंक तो भरना ही भरना है किसी ना किसी पत्राचार का। दूसरा, बच्चों की जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन करनी है हर रोज। मिड डे मील का मैसेज भेजना है, टीचर ने अपनी जो हाजिरी है वो ऑनलाइन करनी है। उसके बाद जो बच्चा एडमिशन लेगा उसको भी ऑनलाइन ही करना है, उसमें काफ़ी समय खराब होता है। फिर आज यूडाइज पे ये अपडेट है, आज सक्षम क्या ये अपडेट करना है, आज ये ट्रेनिंग कोर्स। एक तरफ तो विभाग कहता है कि स्कूल में मोबाइल प्रयोग ना करें, फिर हम ये ऑनलाइन काम कैसे करें। हमने बार बार कहा है कि एक क्लस्टर पे सिम दो, कलरक दो, उसकी ड्यूटी लगाओ। जहाँ कलरक है, कंप्यूटर टीचर है या सिम है, वो भी प्राइमरी टीचर पे थोप देते हैं, क्योंकि वो डीडीओ हैं, वो डरा धमका के सैलरी नहीं निकलेगी, ये काम करो। अभी पीछे हमने विरोध किया, एक और नया काम कर दिया था कि हर रोज जो टीचर डायरी है उसको भी ऑनलाइन करना है। अब आप जो हर रोज पढ़ाओगे उसको भी ऑनलाइन लिखने लगे तो कितना टाइम खराब होगा। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। ये सरकार की जो पॉलिसी है, विभाग उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के टीचरों को परेशान कर रहा है। इस कारण से हमने बार बार कहा है कि एक अध्यापक का जो कार्य है वो क्लासरूम का कार्य है, ना कि ये गैर शैक्षणिक कार्य है। निश्चित रूप से टीचर से टीचिंग वर्क लिया जा सकता है, नॉन टीचिंग वर्क नहीं लिया जा सकता है। सरकारी स्कूलों में ये भी बात चलती रहती है कि बच्चों को गेम नहीं कराया जाता, बच्चे खेलते नहीं हैं। खास तौर पे प्राइमरी स्कूलों में, 5वीं तक के जो स्कूल होते हैं उनमें गेम की कोई विशेष सुविधा देखी नहीं जाती। यदि बच्चे खेलने चले भी जाते हैं तो फिर वो जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर या स्टेट लेवल पर जाकर रुक जाते हैं। तो इसका क्या प्रावधान होता है? आप लोगों के पास तरुण जी कोई बजट नहीं होता या कोई अन्य कारण है, पीटीआई नहीं होता, खेल के कोई टीचर नहीं होते, या प्रशासन की तरफ से खेल के मामले में कोई सपोर्ट नहीं मिलती? क्या मुख्य कारण रहता है कि आपके बच्चे गेम में आगे नहीं बढ़ पाते? देखिए, प्राइमरी स्कूल का खेल कैलेंडर जारी होता है। पहले खेल कैलेंडर हमारा 1 से 5 तक का जारी होता था। विभाग ने बीच में हमारे बच्चों का खेल कैलेंडर जारी किया 6 से 8 के साथ। तो एक गेम हो रहा है पंचकुला में, एक हो रहा है पानीपत में, यानी कि बच्चों के गेम अलग अलग, जहाँ पे 3 गेम दे दिए, 2 गेम दे दिए। हमने इसका विरोध किया कि हमारे छोटे बच्चे हैं, वो हमारे गेम पहले की बात ही एक जगह होने चाहिए। हमने अपनी इस मांग को पूरा करवाया, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ना तो पीटीआई है, ना कोई ऐसा कोर्ट है कि जहाँ बच्चों को अच्छे से खिलाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, जहाँ हरियाणा ये कहता है कि दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा, और स्पोर्ट्स के अंदर ओलंपिक में भी, कॉमनवेल्थ में भी हर जगह हरियाणा का नाम है। जो नर्सरी है आपकी, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो प्योद है आपकी, उसके लिए 1 रुपया भी डाइट का कोई भी प्रावधान नहीं है कि विभाग की तरफ से कोई उसको डाइट भत्ता मिलता हो, चाहे वो फर्स्ट आ जाए डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में या स्टेट में। और सबसे हमने बार बार मांग की है कि प्राइमरी के बच्चे जो स्टेट की टीम में फर्स्ट आते हैं उनको नेशनल लेवल पर आप खिलाओ, व्यवस्था करो इस तरह की। अब तो पिछले 3 योजनाओं से केंद्र में भी भाजपा सरकार है, हरियाणा के अंदर भी भाजपा सरकार है,
और लगभग राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अहम मुद्दा है, क्योंकि जो प्योद निकल के आएगी, जो यहाँ से टीम निकल के आएगी, वो आपके इन्हीं बच्चों में से आएगी। और ये बच्चे जो गांव के बच्चे हैं बहुत इंटरेस्टेड हैं, वो हमें कहते हैं कि सर हमें खिला के लेके आओ आगे, लेकिन डाइट बता नहीं है। जहाँ पे गेम होते हैं वहाँ इतनी लचर व्यवस्था होती है रुकने की। अभी पीछे अम्बाड़ा में थे, मैं खुद गया हुआ था, रात को 12-12 बजे तक बच्चों के सोने के लिए गद्दे का अरेंजमेंट करवा रहे हैं। तो अरेंजमेंट इतना बेकार रहता है कि बच्चा परेशान हो जाता है और टीचर उसको अपने साथ लेके जाता है। व्यवस्था होनी चाहिए, जो जिले की जिम्मेवारी देनी चाहिए, जिले के पास बजट देना चाहिए कि ये इनकी डाइट का है, और जो बच्चा पोजीशन लेके आए उस बच्चे के लिए डाइट भत्ता आगे तक का सरकार को देना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग रहती है। अच्छा तरुण जी, आप तो यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, इस नाते से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक्ट कहता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि नॉन टीचिंग कार्य टीचर से कराए नहीं जा सकते। एक्ट बड़ा है या प्रशासन बड़ा है? अगर एक्ट बड़ा है तो फिर एक्ट के अनुसार प्रशासन क्यों नहीं चलता है? यदि प्रशासन नहीं चलता तो उसकी शिकायत नहीं हो सकती है क्या, या उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हो सकती? कई बार कोर्ट के डिसीजन भी मैंने इस तरह के देखे हैं कि जो प्रशासन के खिलाफ आते हैं। जैसे अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि एक अध्यापक ने कोर्ट में मुकदमा डाला और उसके फेवर में बातें आई, लेकिन प्रशासन कोर्ट का डिसीजन आने के बाद भी नहीं मानता। तो कोर्ट के डिसीजन के बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए, और एक्ट के बारे में भी समझाइए कि प्रशासन एक्ट को क्यों नहीं मानता है। देखिए, ये मनमानी है प्रशासन की। जब हमारा निदेशालय ये कहता है कि ये गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करने, यूनियन ने लड़के ये पत्र जारी करवाया था। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण बता देता हूँ, सेंट मैरी बनाम सुप्रीम कोर्ट, उसका स्पष्ट ऑर्डर है कि टीचर गैर शैक्षणिक कार्य बीएलओ ड्यूटी नहीं करेगा। उसके बाद भी प्रशासन डराता है, सैलरी रोकने की धमकी देता है, एफआईआर की धमकी देता है। शिक्षक वर्ग है, ज़्यादा भिड़ना नहीं चाहता, डर के वो इस काम को करते हैं। तो उस काम को करते हैं, तो जो आपका काम दिया गया है बच्चों को पढ़ाने का, जो आपके क्लास में काम दिया गया है, वो काम तो प्रभावित होते हैं। और निश्चित रूप से एक टीचर्स की छवि खराब होती है, और टीचर्स के बारे में एक धारणा इस तरह की बन जाती है समाज की कि ये टीचर से काम नहीं करते, ये टीचर से काम नहीं करते, बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो इस तरह की धारणा आप लोगों के खिलाफ बनती है, जबकि गलती कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की रही होती है। तो निश्चित रूप से आपने कभी मांग तो की होगी, प्रशासन से भी मांग की होगी, सरकार से भी मांग की होगी, मंत्रियों से भी आपने मांग की होगी, लड़ाई झगड़े भी आपने लड़े होंगे जरूर, निश्चित रूप, क्योंकि यूनियन का काम ही यही होता है। तो उनके बारे में भी आप थोड़ा स्पष्ट कीजिए। हम हमेशा ही ये चाहते हैं कि छात्र हित पहले, शिक्षक हित बाद में। इन चीज़ों के लिए गैर शैक्षणिक कार्य, ऑनलाइन कार्य, ये बंद करे जाएं। ये हमारी प्रमुख मांग रही है। हमारी मांगों को हम ये मानते हैं। हम एक भी, आज भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा विभाग को और सरकार को, हम एक भी पैसे की डिमांड अपने हित में नहीं करते। हम चाहते हैं हमें सबसे पहले तो क्लासरूम में रहने दिया जाए, ये गैर शैक्षणिक कार्य हमसे ना लिए जाएं। ये ऑनलाइन कार्य है, इसकी ड्यूटी किसी अलग व्यक्ति को दी जाए, चाहे वो कंप्यूटर टीचर है या क्लर्क है। दूसरा है कि जो शिक्षकों की प्रॉब्लम है, यदि शिक्षक मानसिक रूप में क्लासरूम में नहीं है तो तभी भी शिक्षण कार्य अच्छा नहीं होगा। हरियाणा सरकार 2016 में ट्रांसफर पॉलिसी लेके आई थी। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का नाम दिया गया। श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये भारत की सबसे बढ़िया ट्रांसफर पॉलिसी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास थे, हमने उनको कहा कि पहले एक बार आप ट्रायल कर लो। उन्होंने कहा नहीं, 15 दिन में यदि कोई आपकी समस्या होगी वो सोल्व कर दी जाएगी। 16 से लेके अब तक प्राथमिक शिक्षकों का एक भी ट्रांसफर ड्राइव नहीं चला, जबकि हर 3 साल में कंपलसरी ट्रांसफर ड्राइव था और 5 साल का छठे था, उसके बाद उसको ट्रांसफर करना ही करना था।
1600 टीचर एनीवेयर में गए थे। एनीवेयर का मतलब उन्होंने जो स्टेशन भरे उस चौराहे से बाहर चले गए थे। उनका 15 दिन में समाधान करना था। आज तक वो टीचर एनीवेयर में बैठे हैं। आज उनको 9-10 साल हो गए। हाँ जी, 10 साल से समाधान नहीं हुआ। और इसके लिए मुख्यमंत्री आवास घेराव, शिक्षा मंत्री आवास घेराव, निदेशालय आवास घेराव, शिक्षकों को मजबूरन रोड पे निकलना पड़ा। जबकि हम बार बार कहते हैं कि शिक्षक का काम रोड पे नारा लगाना नहीं है। हमारा काम अपना क्लासरूम है, अपना स्कूल है। हमें बाध्य मत करें। ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसको आप सुचारू रूप से चलाएं। लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद भी डॉक्टर साहब ये सरकार और विभाग द्वारा नहीं हो पा रहा। टीचर्स की कमी होना भी बच्चों की पढ़ाई में एक आगे आती है कि टीचर्स कम नहीं होने चाहिए। जहाँ जितने बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी टीचर फिक्स किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उतने टीचर चाहिए ही चाहिए। यदि उससे कम टीचर है तो पढ़ाई होने से रही सुचारू प्रकार नहीं चल पाती। पिछले दिनों चर्चा का विषय बना हुआ था कि कुछ टीचर कुछ स्कूलों में सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, और कुछ जगह पे ऐसा है कि टीचर्स है ही नहीं। तो ऐसी हालत में जहाँ सरप्लस है वो काम नहीं कर रहे और जहाँ टीचर्स नहीं है वहाँ काम नहीं हो पा रहा। तो अगर प्रशासन ठीक ढंग से नियुक्तियां करे, सही तरह से ट्रांसफर करे तो काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन प्रशासन भी इस बारे में मौन बना रहता है। जी डॉक्टर साहब, अभी हमने मांग की थी, यदि आपसे ड्राइव नहीं चल रहा, जो सरप्लस टीचर हैं और जहां टीचरों की आवश्यकता है, आप मैनुअली पावर दे दें डिस्ट्रिक्ट को कि वहां एडजस्ट कर दे, ताकि उन स्कूलों का नुकसान, बच्चों का नुकसान ना हो, यदि आपसे ड्राइव नहीं चल रहा है तो। दूसरा, आप भर्ती करें। पहले भी 2000 जो पोस्टें थी तब खाली दिखाई थी प्राथमिक शिक्षकों की। 3000 के आसपास अभी प्रमोशन हो रही है पिछले 6 महीनों में। 5000 पोस्टें होगी। तो 5000 जो टीचर गए हैं वहां बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। जो एक स्कूल से 3 टीचर थे, 2 की प्रमोशन होगी, वो सिंगल टीचर रह गया। तो वहां तो टीचर की आवश्यकता है, लेकिन वहां भी टीचर नहीं भेजा जा रहा। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और हम प्रशासन से भी, विभाग से भी बार बार बात करते हैं कि आप कमेटी बना दें, कमेटी बना के आप मेरिट के आधार पर भेज दें। ये पावर आप जिला स्तर पर दे दें कि जहां जरूरत है और जहां सरप्लस है। एक जगह तो बच्चे 30 हैं, टीचर 5 बैठे हैं। एक जगह बच्चे 400 हैं, टीचर 3 बैठे हैं। तो इस तरह का जो अंतर है वो शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है कि एक टीचर 40 बच्चों को पढ़ा सकता है एक ही क्लास के बच्चे हो तो। यदि उसमें से 2 क्लास के बच्चे हो, जैसे सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के बच्चे 20-20 बैठे हुए हैं, टोटल मिलाकर वो 40 ही होते हैं, तो निश्चित रूप से वो टीचर नहीं पढ़ा पाएगा सही तरीके से। वो पढ़ाने के नाम पे खाना पूर्ति करेगा। यदि एक क्लास के बच्चे, चाहे उसमें 20 हो, 22 हो, 25 हो, 30 हो, 40 तक भी हो सकते हैं, एक ही क्लास के बच्चे अगर बैठे हुए हैं तो टीचर निश्चित रूप से उनको बहुत अच्छे से पढ़ाई करा सकता है। यदि अलग अलग क्लासों के बच्चे बैठे हुए तो नहीं पढ़ा सकता है। जी जी, ये ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, एजुकेशन का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत से सरकार बहुत परे है। सरकार किसी भी सिद्धांत को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। एक्ट बन जाता है, केंद्र सरकार एक्ट बना देती है, राज्य अपनी पॉलिसी बना देता है, अपनी पॉलिसी पर ही प्रशासन टिकने के लिए तैयार नहीं होता, केंद्र सरकार के कानूनों को मानने के लिए तैयार नहीं होता, केवल और केवल अपने काम का बोझ हटाना होता है। ऐसा मैं मानता हूं कि ऐसा रहा होगा, इससे पढ़ाई बहुत अधिक प्रभावित होती है। किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एजुकेशन प्रथम नंबर पर हो। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट जो तैयार होती है सरकार की, पहले नंबर पे आपने कौन सा काम करना है। यदि कोई सरकार एजुकेशन पर काम करती है तो निश्चित रूप से लॉन्ग लाइफ में उसके रिजल्ट दिखाई देंगे। बिल्कुल। यदि कोई सरकार एजुकेशन पर काम नहीं करती, अन्य मद पर काम करती है, तो निश्चित रूप से लॉन्ग लाइफ में उसके भी बहुत भयानक रिजल्ट दिखाई देंगे। जब आपके बच्चे एजुकेट नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं ले रहे होंगे, एजुकेशन के नाम पे खाना पूर्ति कराई होगी, एजुकेशन के नाम पर सर्टिफिकेट वितरण रहा होगा, क्योंकि नो डिटेशन पॉलिसी थी, अब तो खैर चलो वो हटा दी सरकार ने, तो एक सर्टिफिकेट वितरण का काम टीचर को दिया जाता था। तो इस तरह से ये जो फंडामेंटल राइट है जो सरकार नहीं मानती, इस सरकार को आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे कि
शिक्षा को कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं ये लोग? हम तो यही कहेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार सबसे पहले तो जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, चाहे ऑनलाइन का है, चाहे वो BLO ड्यूटी का है, चाहे PPP का है, चाहे उल्लास का है, इन सभी को हटा के टीचर को अपना शिक्षण का कार्य करने दे। दूसरा, जो उसकी समस्याएं हैं, जो मानसिक रूप से ठीक रहे, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, टीचर उन्हीं परेशानियों में घिरा रहता है। इंटर डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, सरकार चाह के भी कर सकती है, लेकिन फिर भी पॉलिसी नहीं लेकर आ रही। हमने कहा था म्यूचुअल करवा दो आप। एक टीचर सिरसा के उस कोने पे बैठा है 60 किलोमीटर दूर, और वहाँ का टीचर सिरसा के दूसरे कोने पे 60 किलोमीटर दूर बैठा है। यदि वो दोनों आपस में उनका म्यूचुअल हो जाए, शिक्षक तो चाहिए वहाँ पे, लेकिन वो तंग हो रहा है 120 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाने में, वो उधर से तंग हो रहा है। ऐसे बहुत से शिक्षक हैं। गुड़गांव का उदाहरण दे देता हूँ, जो सोना से गुड़गांव आते हैं, गुड़गांव वाले सोना जाते हैं। पटौदी से या फरकनगर से तो गुड़गांव आते हैं इसी ऑनलाइन पॉलिसी के तहत, और यहाँ के टीचर वहाँ जा रहे हैं, दोनों परेशान हैं। तो इस तरह की पॉलिसी ना बना के पॉलिसी टीचर के भी हित में होनी चाहिए, ताकि वो मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके और उसको ये चिंता ना हो कि इतनी दूर कैसे जाएगा, लेट हो जाएगा। उसके पास ये हो कि सुविधाजनक हो उसके पास, कि भाई ठीक है, यदि यहाँ सीट है तो उसको ये हो कि भाई यहाँ इसको दे दो। अभी ट्रांसफर पॉलिसी में भी चेंज करने की बात चल रही थी, अभी पिछले दिनों मैंने देखा था, तो उसका भी आपकी यूनियन विरोध कर रही थी। उसमें शायद कुछ इस तरह की बातें डाली जा रही होगी जो टीचर्स के अनुकूल नहीं रही होगी जी। तो इस तरह की सरकार पॉलिसी ला रही थी, तो उसमें क्या कमियां थी, टीचर्स के किस तरह से अनुकूल नहीं थे कि आप लोग उसका विरोध कर रहे थे? जब पहली पॉलिसी बनाई थी वो जोन के ऊपर आधारित थी। अब जो पॉलिसी गई थी, जो कह रहे थे, जो आया बात हमारे सामने कि उसमें जोन की जो व्यवस्था है वो खत्म कर दी गई, तो उस व्यवस्था में जो टीचर प्रभावित हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। अब पॉलिसी आप बनाते हो, फिर उसको आप अपनी मर्जी से बदल देते हो। कोई भी पॉलिसी बनाओ, आप यूनियन लीडर्स को बैठा लो, शिक्षाविद को बैठा लो, यूनियन से यदि परेशानी है तो आप टीचर्स को बिठा लो, उसके अंदर एक कमेटी बना दो कि भाई हम ये कर रहे हैं और इसके अंदर हम क्या बदलाव करें, क्या आपके लिए ठीक रहेगा। कोई भी पॉलिसी है वो बनाते तो अफसर हैं और लागू होती है टीचर पे, जबकि वो पॉलिसी टीचर के लिए, तो पॉलिसी में टीचर होना चाहिए, ना कि ऑफिसर होना चाहिए। ऑफिसर कमेटी का इंचार्ज हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन मेंबर तो उसका टीचर होना चाहिए। कि भाई आपसे सुझाव बैठ के, कि भाई चर्चा करके कोई भी पॉलिसी बनाए, चर्चा करें कि भाई इसमें ये बदलाव हम बताएंगे कि इसका क्या, कहाँ पे जाके इसका उस एक प्रभाव आएगा शिक्षक के ऊपर। एक तरुण जी, क्लासरूम कुछ बेकार हो गए थे, उनकी हालत दयनीय थी, तो सरकार ने उनको तोड़ने का आदेश दे दिया। अभी भी शायद राजस्थान में कुछ बच्चे नीचे दबकर मर गए थे, तो उसके बाद चीज़ें और भी बदली है। क्लासरूम में बच्चों को बैठाने से मना किया है, ऐसा कुछ आदेश आया है। जो कंडम हो चुके, जो बेकार हो चुके, वो तोड़ भी दिए गए। उसके बदले में काफ़ी साल हो गए टूटे हुए को, और नए नहीं बन पाए हैं। तो ऐसी हालत में बच्चों को पढ़ाई तो प्रभावित होती है, बच्चे बैठे कहाँ, ये क्वेश्चन मार्क बड़ा होता है, कि ये प्रश्न बड़ा होता है, कहाँ बैठाए बच्चों को। देखिए, अभी भी विभाग द्वारा मांगा गया है कि कितनी बिल्डिंग है जो कंडम है। अभी तुरंत एक नया पत्र जारी हुआ था, राजस्थान में जो बिल्डिंग गिरी उसका सारा का सारा दोषारोपण शिक्षकों पे कर दिया। ना प्रशासन ने जिम्मेवारी ली, ना विभाग ने ली। यहाँ पे 2 साल पहले जो कंडम रूम थे वो तोड़ दिए गए थे। 2 साल में अब तक कोई भी नया रूम के लिए कोई बजट अलॉट नहीं हुआ है। जहाँ तोड़ दिए गए, 1-2 कमरे जो ठीक थे, बच्चे उसी के बरंडे में बैठते हैं, 2 क्लास से एक रूम में बैठती हैं। तो ये एक लचर व्यवस्था है। जब आप इस बारे में सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा का इतना बढ़िया है, हम दावे करते हैं, तो इसके लिए तो बजट जल्दी से जल्द आना चाहिए था। एक सफाई व्यवस्था के बारे में बहुत सरकारी स्कूलों के बारे में प्रचलित कहावत रहती है कि वहाँ सफाई नहीं हो पाती, कमरे साफ नहीं हो पाते, टॉयलेट साफ नहीं हो पाते, पार्क साफ नहीं हो पाते,
और मैदान साफ नहीं हो पाता, तो चीज़ें जब गंदगी भरी रहेगी सरकारी स्कूलों में, तो ऐसी हालत में बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो सफाई व्यवस्था से तो माननीय मोदी जी बार बार कहते रहे, सफाई अभियान भी चलाते रहे, तो सरकारी स्कूलों में सफाई क्यों नहीं हो पाती? देखिए, जहाँ पर 2014 में प्राइमरी स्कूलों के लगभग 3,500 जो पार्ट टाइम स्वीपर थे उनको पक्का किया गया था। पक्का होने के बाद वो प्राइमरी स्कूल में नहीं रहते, वो हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में चले जाते हैं। 2014 से लेकर अब तक हम डिमांड करते आए हैं कि पार्ट टाइम स्वीपर दो, पार्ट टाइम स्वीपर दो। धरने प्रदर्शन भी किए। अभी पीछे एक बार 8-8 हज़ार रुपये डाल के कि महीने में कि आप व्यवस्था कर लो, उसके बाद कोई ग्रांट नहीं आई। बच्चों से सफाई करवाता है टीचर, कोई फोटो खींच के डाल देता, अखबार में आती है कि बच्चों का शोषण करवा रहे हैं। जबकि जब हम पढ़ते थे या सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, जो काम था वो एक स्कूल में कमरे का निर्माण का काम था या कोई और कार्य थे, घास को साफ करना था, सभी मिलके करते थे। लेकिन आज इसको ये मानने लगे कि ये काम बच्चों का नहीं है, पेरेंट्स भी मानने लगे। तो बच्चों को नहीं तो किसका? हाँ, पार्ट टाइम स्वीपर का है या तो टीचर करे। बहुत से हैं कि टीचरों को साथ लगना पड़ता है, या अपने पैसे दे के सफाई करवा रहे हैं टीचर। भी टीचर खुद नहीं करेगा तो अपनी जेब से इकट्ठा करके 1,000 रुपये 2,000 रिक्वेस्ट करके तो वहाँ से जब सफाई करवा रहे हैं। तो इस तरह की लेक्चर व्यवस्था बार बार कहने के बाद सरकार के पास भी आंकड़े हैं कि कितने पार्ट टाइम आपने पक्के किए थे उस टाइम पे। आज भी एम्प्लॉयमेंट जो ऑफिस है, रोजगार कार्यालय हैं, उनमें लिस्टें हैं कि भाई इन्होंने अप्लाई कर रखा है पार्ट टाइम के लिए, तो उनको पार्ट टाइम लगाया क्यों नहीं जा रहा इतने लंबे समय से? 10-11 साल हो गए। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं है ना, वो सरकार को तुरंत करनी चाहिए। फिर दोषारोपण आता है कि शिक्षक पढ़ाई नहीं कर रहा, अच्छा गुणवत्तापूर्ण रिजल्ट नहीं दे रहा। अक्सर जो है सुनने में आता है, टीचर्स यूनियन मांग भी करते रहे कई बार कि जो बुढ़ापा अवस्था पेंशन मिलती रही है टीचर्स के पेरेंट्स को, टीचर के माँ बाप को भी मिलती है 2,500 हज़ार 3-3 हज़ार, जो भी बुढ़ापा सम्मान पेंशन जो बोली जाती है वो मिलती रही, तो उनको क्या मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती? जैसे आपके पेरेंट्स है, यदि बुजुर्ग हालत में हो तो पेंशन ले रहे होंगे, निश्चित रूप से पेंशन ले रहे हो, तो फिर उनको आपकी जो मेडिकल फैसिलिटी जो आपके पेरेंट्स को मिलनी चाहिए थी, क्या वो नहीं मिल पाती? ये बड़ा दुख का विषय है, और ये शिक्षक का नहीं सभी कर्मचारियों का है। बहुत साल पहले 2007 में शिक्षा हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक पत्र जारी कर दिया जिसका 42,000 रुपये से ज़्यादा इनकम होगी फादर की और मदर की, उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो डिपेंडेंट है। जबकि सरकार कहती है ये सम्मान भत्ता है बुढ़ापा पेंशन। आज बुढ़ापा पेंशन 3,000 है, 2 हैं 6,000, वो तो उस लिमिट को क्रॉस कर गया, तो उसके सारे बिल पेंडिंग पड़े हैं। तो कहाँ से डिपेंडेंसी होगी वो? जब सम्मान भत्ता है, हमने डिमांड की कि आप कम से कम जो गरीबी रेखा की आपने सीमा तय कर रखी है सभी के लिए कि 1,80,000 रुपये ये तय कर दो आप। मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये है आज के टाइम में, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर होता है 9,000 रुपये है, आप उसी के हिसाब से तैयार कर दो। लेकिन नहीं कर रहे, बहुत से बिल। उसको इनकम कैसे मानते हैं वो बात समझ। ये तो बुढ़ापा पेंशन एक भत्ते की श्रेणी में आता है, एक सम्मान की श्रेणी में आता है। सरकार बार बार कहती है, लिखती भी है, बड़े बड़े अक्षरों में एडवर्टीजमेंट करती है, बुढ़ापा सम्मान। तो फिर सम्मान तो नहीं माना यदि आप उसकी इनकम को मान रहे हो तो उसमें। सरकार भी लिख रही है। हमारे एक शिक्षक साथी ने अभी केस किया था, मनोज कुमार ने, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि ये इनकम नहीं, ये लाभ नहीं है कोई, हाँ ये सम्मान भत्ता है। लेकिन उसके बाद भी विभाग की तरफ से किसी भी बिल को पास नहीं किया जा रहा। ये बड़ा दुख का विषय है। और इसी तरह की जो टेंशन है, बड़े बड़े बिल हैं 3-3 4-4 लाख के। आज प्राइवेट में, सरकारी अस्पतालों में तो कोई इलाज है ही नहीं। एक भी सरकारी अस्पताल बता दो जहाँ जान बचाई जा सके, हार्ट अटैक में, कैंसर में। हाँ, प्राइवेट में जाते हैं 4 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का बिल बनता है। अब टीचर बड़ा परेशान होता है कि भाई मैं गवर्नमेंट की सेवाएं दे रहा हूँ, मेरे पास अधिकार भी है,
लेकिन केवल 42, इससे बढ़िया तो पेंशन बंद कर दो उनकी, या वो खुद छोड़े। ये तो खुद छोड़े हैं। हाँ, फिर वो सम्मान भत्ता कहाँ रहा? वो सम्मान भत्ता तो आपने खोस लिया उनका। तो इस तरह की समस्याएं हैं और ये मानसिक रूप से बहुत परेशान करती हैं शिक्षकों को। निश्चित रूप से आज की चर्चा काफ़ी सार्थक रही। तरुण जी ने बहुत बेबाकी से जवाब दिए कि चीज़ें कहीं ना कहीं लैक है, सरकार की तरफ से लैक है, प्रशासन की तरफ से कमियां रह जाती है, चीज़ें ठीक हो नहीं पाती, बच्चों की पढ़ाई दुरुस्त हो नहीं पाती। जिन बच्चों की पढ़ाई के लिए टीचर्स को हायर किया जाता है, टीचर्स को लगाया जाता है नौकरी पे, उन टीचर्स से टीचिंग का कार्य ना लेकर नॉन टीचिंग के कार्य लेते हैं, जैसे उल्लास के कार्य, पीपीपी के कार्य और बीएलओ के कार्य और तमाम तरह के अन्य कार्य। और इस तरह से बिल्डिंग वगैरह भी जर्जर हो जाती है, समय पर उनकी मुरम्मत नहीं हो पाती है, समय पर नहीं बन पाती, उससे भी शिक्षा के कार्य बाधित होते हैं। और अन्य भी कई तरह की शिक्षकों की अपनी प्रॉब्लम रही है, जो सरकार अगर टाइम पर चेत जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती है, दुरुस्त हो सकती है और शिक्षा सही प्रकार हो सकती है और पूरा हरियाणा सही प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। बहुत धन्यवाद तरुण जी, आपने इस चर्चा में भाग लिया। बिल्कुल, आपका भी, सभी आपके दर्शकों का, डॉक्टर यशपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद।